हेलो। टॉपिक इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी है, जितनी क्वांटिटी बनाई गई है और उन क्वांटिटी को सेल करने से जितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लीनियर रिलेशन को चेक करने के लिए हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को अपन इन शॉर्ट का क्या बोल सकते हैं? सीवीपी एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जितनी कॉस्ट आई है, जितनी क्वांटिटी बनाई गई है और उन क्वांटिटी को सेल करने से जितना प्रॉफिट हुआ है, इन तीनों के बीच रिलेशन चेक करने के लिए हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखो, हमने तीन वर्ड यूज किए हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। इन तीनों के बीच रिलेशन चेक करते हैं कि किन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और किन दो के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे और जितनी कम यूनिट बनाएंगे उसका इफेक्ट किस पर होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। आप सबको पता है कि जितनी ज़्यादा यूनिट बनाते जाएंगे उतनी ही कॉस्ट कम होती जाएगी। क्यों? देखो, वेरिएबल कॉस्ट तो जितनी ज़्यादा यूनिट बताएंगे उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, बट फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटलिटी में फिक्स होती है। तो जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या है? ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या होती जा रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जा रही है। यानी वॉल्यूम और कॉस्ट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सेकंड कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो उस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। आप सबको पता है कि प्रॉफिट किसके बराबर है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट के बराबर। तो प्रॉफिट, अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब या तो सेल्स बढ़े, या तो सेल्स प्राइस बढ़े, और या फिर कॉस्ट कम हो जाए। देखो, अगर कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। थर्ड है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी यूनिट बना रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमने क्या देखा है कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीनों के बीच में हमने रिलेशन चेक किया। जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे कॉस्ट क्या है? उतनी ही कम आएगी। जितनी कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नेगेटिव रिलेशन है। अगर ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हमने कॉस्ट के, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीनों के बीच में क्या है? अभी रिलेशन चेक किया है। और इसी रिलेशन को अपन क्या है, इसी आपस के रिलेशन को चेक करने के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। अब ये सीवीपी है क्या? ये सीवीपी एक्सटेंशन वर्जन है। ये क्वेश्चन, ये लाइन डायरेक्ट उठ सकती है पेपर में कि एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सीवीपी एनालिसिस क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सटेंशन वर्जन है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सटेंशन वर्जन कौन है? सीवीपी एनालिसिस है, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना। सीवीपी एनालिसिस इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसमें, इस सीवीपी एनालिसिस में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक फिक्स कॉस्ट में और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट में। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, नोट करना इसको। देखो, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों बोला गया? जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट पर मंथ 50,000 है, फिक्स है। ये क्या है कि फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट है। जैन में भी 50,000 पे किया गया, फेब में भी 50,000 पे किया गया, मार्च में भी 50,000 पे किया गया। तो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में क्या है? कांस्टेंट रहती है, बट पर यूनिट क्या रहती है? वेरिएबल रहती है। कैसे? जैसे मान लो जैन के अंदर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया गया? 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया। अब जैन के अंदर 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया और फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 50,000। अब देखो कितनी आएगा, ऊपर कितना लिखा? 50,000,
डिवाइड बाई 5000, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है 10 रुपये। ठीक है, अब देखो रेंट तो अपना फिक्स है, लेकिन क्या है पर यूनिट वेरिएबल कैसी है फिक्स कॉस्ट वो देख रहे हैं। फैब के अंदर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन रेंट तो अपने पास फिक्स कॉस्ट तो सेम है 50,000 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपीज। देखो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट दोनों ही केस में, जैन की भी फिक्स कॉस्ट 50,000 है और फैब की भी फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000 है, लेकिन यहाँ पर बोला कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है। पर यूनिट वेरिएबल कैसे है, जैन के अंदर 50,000 हम रेंट पे कर रहे थे, ठीक है, जैन के अंदर कितनी यूनिट बनाई गई थी 5,000, पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई थी 10 रुपये। फैब के अंदर सेम कितना था, सेम 50,000 रेंट पे कर रहे थे, बट यूनिट कितनी बनाएगी थी, यूनिट बनाएगी थी 10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 5 रुपये। तो यहाँ पर यूनिट ये क्या होती है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। यहाँ पर बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। हमने देख लिया है एनालाइज करके कि 1 यूनिट के प्रोडक्शन करने पर वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपये, ये फिक्स है 10 रुपये ही रहेगी, 10 रुपये ही रहेगी। यहाँ पर बोला पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, बट वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में वेरिएबल होती है। कैसे, जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और जितनी कम यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही कम यूनिट आएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम के साथ में, प्रोडक्ट की वॉल्यूम के साथ में, यानी जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और जितनी कम यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उसके साथ में क्या करेगी, वेरी करेगी। ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कम यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। इस वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड क्या है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट। मान लो आप बना ही 10 यूनिट रहे हो तो 100 यूनिट की कॉस्ट कैसे आ जाएगी। ये वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट की वॉल्यूम के साथ वेरी करती है। अगर ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं कम यूनिट आएगी। बट ये फिक्स कॉस्ट क्या है, ये फिक्स कॉस्ट तो टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है। चाहे आप फैक्ट्री बंद कर दो, चाहे 10 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर रहे हो, लेकिन रेंट तो 50,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है। जैसे आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में वेरी करती है। वेरी किसके साथ करेगी, प्रोडक्शन की यूनिट के साथ करेगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है, जैसे बता दिया पर यूनिट क्या आ गई, पर यूनिट वेरिएबल आ गई। यहाँ पर आई थी 10 रुपये, यहाँ पर आई थी 5 रुपये, वेरी कर गई। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट एक मार्कर को बनाने में, ये मार्कर बना था, इसमें जितना मटेरियल लगा है, जितनी लेबर कॉस्ट लगी और जितना ओवरहेड लगा है, क्या इसी मार्कर का सेम मार्कर बनाने में क्या सेम मटेरियल, सेम लेबर और सेम एक्सपेंस नहीं लगेंगे, लगेंगे। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अपन ने अब तक क्या डिस्कस किया है कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। देखो आगे, अब देखो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लीनियर रिलेशनशिप की कुछ अजम्पशन है, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लीनियर रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं, और उसके लिए कुछ अजम्पशन डिसाइड की हैं। ये अजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन इन अजम्पशन में से उठ चुका है, डायरेक्ट ही लाइन नहीं उठती है अजम्पशन की। देखो पहली अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन ये बोला गया था कि सीवीपी एनालिसिस में हम कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट रहती है। जैसे रेंट पे किया गया 50,000, जैन फेब मार्च अप्रैल फिक्स रहेगा, रेंट पर मंथ फिक्स पे किया जाएगा, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरी करती है इन प्रोडक्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। प्रोडक्शन की यूनिट के साथ में वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितनी कम यूनिट का प्रोडक्शन उतनी ही कम वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेंगे, जितनी यूनिट का सेल कर रहे हो, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम उतनी ही यूनिट का सेल कर रहे हैं।
यानी सेलिंग पॉइंट, सेलिंग जो वो यूनिट है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। फिर क्या है कि ओनली वन प्रोडक्ट, कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी की सेल कर रहे हैं, ये एज्यूम करते हैं। बट अगर प्रोडक्ट मिक्स है, कहा गया, बट अगर प्रोडक्ट मिक्स है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। मान लो कोई कंपनी है जो सोप बनाती है, साबुन बनाती है, साथ में क्या है, साथ में मान लो शैम्पू भी बनाती है, तो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। साथ में मान लो फेस वॉश भी बनाती है, तो 3 प्रोडक्ट का मिक्स है, सोप बनाती है, साथ में शैम्पू भी बनाती है और साथ में फेस वॉश भी बनाती है, तो ये तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, तो वो भी कांस्टेंट रहता है। चाहे सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो, चाहे कुछ प्रोडक्ट का मिक्स करके प्रोडक्शन करके उनका सेल कर रहे हो, वो क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है। आगे जाके ना ये सेलिंग और यही इसकी कमी बनेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस कभी भी सेम नहीं रहती है, लेकिन सीवीपी एनालिसिस की जो सीवीपी की जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी कुछ अजम्पशन है। ये अजम्पशन अपने को ध्यान रखनी है कि किन अजम्पशन के बेस पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लीनियर रिलेशनशिप को चेक करते हैं। फर्स्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कांस्टेंट है, बट अगर प्रोडक्ट मिक्स है तो वो भी कांस्टेंट है। फिर फोर्थ पॉइंट बोला गया था कि प्रॉफिट किसके बराबर है, सेल्स माइनस वेरिएबल। कौन सी सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको क्वांटिटी से, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाई गई है, और माइनस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट, क्यू से क्वांटिटी और एफ से फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू में क्वांटिटी और माइनस फिक्स कॉस्ट आएगी। इससे क्या निकलेगा, इससे कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर सीवीपी एनालिसिस में हम चेक क्या करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के लीनियर रिलेशनशिप को चेक करने में हम क्या चीज चेक करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर कितनी टोटल कॉस्ट आएगी और कितना टोटल प्रॉफिट आएगा। यानी हम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी और टोटल प्रॉफिट कितना पड़ेगा। मान लो हम पहले 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे और अब हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम ये चेक करेंगे सीवीपी एनालिसिस से कि इन 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी तो कॉस्ट आएगी और हमें कितना प्रॉफिट अर्न होगा। क्योंकि बिना एस्टिमेट के हम 50,000 यूनिट बनाकर छोड़ दें और सेल ही ना हो तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सीवीपी के लीनियर रिलेशनशिप से हम चेक करेंगे कि इन 50,000 के यूनिट का प्रोडक्शन करने में कंपनी को कितनी तो कॉस्ट आएगी और कितना उस पर प्रॉफिट होगा। अब देखो, अब देखो हम सीवीपी एनालिसिस को दो टर्म में देखते हैं, दो कंसेप्ट में देखते हैं। पहला नैरो सेंस में, यानी सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या है नैरो सेंस में, शॉर्ट वर्ड में। एक है ब्रॉडर सेंस में, इसका मतलब क्या है। सीवीपी एनालिसिस का अगर नैरो सेंस में मीनिंग देखा जाए तो सीवीपी एनालिसिस को हम बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बोल सकते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि सीवीपी एनालिसिस को नैरो सेंस में बताइए यानी इन शॉर्ट में बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, तो सीवीपी एनालिसिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, बीईपी एनालिसिस यानी ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है। अगर टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है यानी कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। बट इन ब्रॉडर सेंस में अगर सीवीपी एनालिसिस की बात की जाए तो सीवीपी एनालिसिस इज ए टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवीपी एनालिसिस क्या है, सीवीपी एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या डिटरमाइंड करते हैं, जिससे हम डिटरमाइंड करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर क्या तो सेल्स होगी, क्या कॉस्ट होगी, क्या प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, सीवीपी एनालिसिस is a technique of management accounting in which we are calculate at different level of production पर sales, cost और profit क्या होंगे।
यानी हम प्रोडक्शन का मान लो इस लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, हम प्रोडक्शन के लेवल को अप करना चाहते हैं, तो ये चेक करेंगे किससे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से, कि हम इस लेवल से ऊपर के लेवल पर जाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या तो सेल्स रहेगी, क्या कॉस्ट प्राइस रहेगी और क्या प्रॉफिट रहेंगे। ये चेक किसके थ्रू होगा, सीवीपी एनालिसिस के थ्रू। अब देखो इस सीवीपी एनालिसिस के कुछ ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस के ऑब्जेक्ट क्यों हैं, हम क्यों करते हैं। मैंने क्या बताया कि मान लो हम इस यूनिट ऑफ यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे, हमारे प्रोडक्शन के लेवल को अप करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सीवीपी एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बीईपी लेवल। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि बीईपी लेवल कितना होगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ के प्रोडक्शन को अप करना चाहते हैं यहाँ तक, तो सबसे पहले वहाँ का हम बीईपी एनालिसिस चेक करेंगे कि इस लेवल के ऊपर हम कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। एक बार अगर बीईपी पॉइंट का पता चल गया, अगर ब्रेक इवन पॉइंट का पता चल गया, यानी एक ऐसे पॉइंट का पता चला जहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, फिर कंपनी क्या है, अपनी यूनिट को असरटेन कर पाएगी कि हम इस लेवल से ज़्यादा अगर यूनिट बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे पता चलेगा, सीवीपी एनालिसिस से। सेटिंग अ फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है, मान लो हम इस लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमने अप किया, नेक्स्ट ईयर हमने प्रोडक्शन के लेवल को अप कर दिया, उससे नेक्स्ट ईयर हमने प्रोडक्शन के लेवल को और भी अप कर दिया। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल अप करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। सेकंड, कॉस्ट में भी फर्क आएगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। थर्ड, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इससे क्या है, फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं हम। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की मदद लेकर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट करते जाएंगे। फिर क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। अब हम दौड़ किसके रहे हैं, कंपनी की क्यों है, सेटअप क्यों की है कंपनी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हम पहले प्रॉफिट की प्लानिंग कर पाते हैं। मान लो पहले 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब क्या चाहते हैं, 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो हम पहले सबसे पहले बीईपी पॉइंट को देखेंगे कि 5,000 से हम 50,000 पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, बीईपी लेवल का पता लगाकर, बीईपी लेवल को चेक करके हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा लेवल है, मान लो यहाँ पर एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर इससे ज़्यादा यूनिट का सेल किया जाएगा तो कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। अब मान लो कंपनी के सामने 3 प्रपोजल हैं। पहले से क्या बना रहे हो, मान लो हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, पहले से हम चेयर बना रहे हैं, चेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रपोजल आता है कि आप टेबल भी बनाएं, बेड भी बनाएं, अलमीरा भी वगैरह भी बनाएं। तो इनके प्रपोजल में से हम किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, उसके लिए हम पहले प्लानिंग करेंगे। पहले हम उस कंसेप्ट, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी तो कॉस्ट आएगी, सेलिंग प्राइस, इसकी डिमांड कितनी है, कितनी सेलिंग प्राइस रखी जाएगी, कितना प्रॉफिट अर्न होगा, पहले उसका हम एस्टिमेट करते हैं। तो जितने भी अल्टरनेटिव हैं उन अल्टरनेटिव का हम पहले एनालाइज करके, किसके थ्रू, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम उसका एनालिसिस करके चेक करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को हमारी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करें कि हमें प्रॉफिट हो। हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन में, प्राइस फिक्सेशन में हेल्प मिलता है जब आपको पता चलता है कि अगर आपने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट, मान लो फिक्स कॉस्ट का भी लेते हैं साथ में, यहाँ पर आती है 10,000 फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगी, चाहे 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, रेंट तो सेम ही पे करना है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही जानी है 10,000। बात क्या आ रही है कि प्राइस फिक्सेशन में हेल्प मिलती है। यहाँ पर क्या है, 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का रेंट पे कर रहे थे 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने में, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ जितनी आ रही है उसके कंपैरिजन में 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने में फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट जैसे ही कम होगी तो प्रॉफिट का पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ होगा। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में क्या आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम
टोटल प्रोडक्ट की यूनिट के ऊपर किस तरीके से एलोकेट करेंगे, ये सीवीपी एनालिसिस से पता चलेगा अपने को। देखो, अगर इस मार्कर को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल यानी प्लास्टिक लगा है, वो हमें पता है कि 3 रुपये का प्लास्टिक लगा है, मान लो 5 रुपये की लेबर कॉस्ट लगी है, 2 रुपये के ओवरहेड लगे हैं, और इसकी टोटल कॉस्ट मान लो बन जाती है 15 रुपये। अब मटेरियल की कॉस्ट, लेबर और अदर एक्सपेंस की कॉस्ट से एक्सेस कुछ अमाउंट इसमें ऐड है, वो क्या है, वो या तो ओवरहेड की अमाउंट ऐड है और या फिर प्रॉफिट ऐड। एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑन चेंज इन कॉस्ट, हम ये देख सकते हैं कि कॉस्ट में चेंज का एनालिसिस कर सकते हैं। मान लो पहले मटेरियल हम लेके आ रहे थे 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, आज मटेरियल आ रहा है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो मटेरियल की कॉस्ट में फ़र्क हुआ है, 4 रुपये से 3 रुपये में शिफ्ट हुए, तो क्या उससे कॉस्ट पर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या उससे टोटल कॉस्ट पर इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट जहाँ पर पहले 4 रुपये पे करते थे, आज 3 रुपये कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट में तो कमी आनी चाहिए। तो इसका एनालिसिस किससे करेंगे? सीवीपी एनालिसिस से। अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो सीवीपी एनालिसिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चेक करना, प्रॉफिट की प्लानिंग करना, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। सीवीपी एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, कि कितना प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें, फिर देखेंगे कि इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें इतनी कॉस्ट आ रही है, और इस कॉस्ट में हम कितना प्रॉफिट ऐड करें कि हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड करें। सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, फिर देखेंगे कि कितनी यूनिट को बनाएं, और फिर देखेंगे कि पर यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमारा प्रॉफिट अप हो जाए। बस सेलिंग प्राइस इतनी अप भी नहीं रखनी कि मार्केट में जो अदर कॉम्पिटिटिव फर्म हैं उनके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो ये क्या है, ये सीवीपी एनालिसिस का हमने शॉर्ट और ब्रॉडर टर्म में इसका मीनिंग देखा और उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया। अब सीवीपी एनालिसिस में काफ़ी देर से अच्छे अच्छे पॉइंट काउंट करवा रही हूँ आपको। सीवीपी एनालिसिस ये है, सीवीपी एनालिसिस से प्रॉफिट पता चलता है, कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कुछ नुकसान भी तो होंगे ना, कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी सीवीपी एनालिसिस की, वो देखो। देखते हैं लिमिटेशन ऑफ सीवीपी रिलेशनशिप, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रिलेशनशिप में कुछ लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन तो हर रिलेशनशिप में है कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। तो जब हर रिलेशनशिप में ही कमी है तो सीवीपी की रिलेशनशिप में कमी क्यों नहीं होगी, बताओ। तो हम सीवीपी के रिलेशनशिप में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है, उसको देखते हैं। देखो, सीवीपी एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है, कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। उन अजम्पशन में हमने क्या पढ़ा था, आप नोट्स निकालिए, और सबसे पहला सेकेंड ही टॉपिक है शायद अपना, कि सीवीपी एनालिसिस की मैंने आपको कुछ अजम्पशन लिखवाई है। उन अजम्पशन में हमने क्या लिखा था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी। वापस से बताती हूँ, सीवीपी एनालिसिस की कुछ अजम्पशन है, यानी सीवीपी एनालिसिस कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। पहली अजम्पशन थी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और टोटल फिक्स कॉस्ट टोटलिटी के अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि सेलिंग प्राइस सेम रखें? देखो, मान लो जैसे पार्ले-जी का पैकेट है, पहले 4 रुपये में आता था, 4 रुपये पर पैकेट उसकी सेलिंग प्राइस थी, आज 5 रुपये है, इन फ्यूचर 6-7 भी होगी। तो क्या सेलिंग प्राइस फिक्स रहती है? नहीं रहती। वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, इसने तो बोल दिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। अगर हम इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक को परचेज करें, अगर प्लास्टिक को बल्क में परचेज करेंगे तो क्या सामने वाला पर्सन हमें कुछ डिस्काउंट नहीं देगा? क्या सामने वाला पर्सन हमें इस मार्कर को बनाने के लिए जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और बल्क में परचेज करेंगे तो क्या कुछ डिस्काउंट नहीं देगा? कौन सा डिस्काउंट देगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या बल्क में परचेज करने पर कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता? अगर डिस्काउंट मिलता है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अगर रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कम है
तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट कैसे रहेगी? मान लो पहले इसी मार्कर को बनाने के लिए हमने मटेरियल परचेज किया था 10,000 में, हमने उतनी ही क्वांटिटी की 4 लोट एक साथ परचेज कर लिए। जो एक लोट की प्राइस कितनी होती थी 10,000, अब एक लोट की प्राइस कितनी होगी 9,000। क्यों? क्योंकि हमने वैसे ही 4 लोट एक साथ में क्या कर लिए, बल्क में परचेज कर लिए। तो जहाँ पर एक बल्क की कॉस्ट 10,000 थी वहाँ पर अब 9,000 होगी। तो रॉ मटेरियल सस्ता हुआ या नहीं हुआ? अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई तो क्या वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होगी? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और अदर एक्सपेंस इंक्लूड है। तो ये वाली कंसेप्ट भी हमारा गलत हो गया। थर्ड है टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ऐसा क्या? रेंट आज डिसाइड कर दिया, मान लो हमने फैक्ट्री के अंदर हम फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं 50,000। हम तो फैक्ट्री को लॉन्ग लाइफ चलाएंगे, हम तो फैक्ट्री को मान लो 80 साल के लिए लीज पर लिए, लीज पर ले ली तो अलग बात है, पर रेंट पर ले रखी है। स्टार्टिंग के 5 साल तो हमने 50,000 रेंट पे किया। उसके बाद फैक्ट्री का जो ओनर है वो क्या बोलता है, फैक्ट्री के जो बिल्डिंग है उसका ओनर क्या बोलता है कि मेरे को 50 नहीं 60,000 रेंट पे करो। अब क्या टोटल कॉस्ट बड़ी नहीं है? क्या टोटल कॉस्ट बड़ी नहीं है? या बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लें, मान लो आपके पास 2 घर हैं, जिसमें से एक घर में आप खुद रहते हो और दूसरे घर को आपने रेंट पर्पज़ के लिए, तो आप उस फ्लैट को रेंट पर दे रखा है और रेंट है मान लो 20,000 पर मंथ। तो क्या आप जिंदगी भर सिर्फ 20,000 पर मंथ ही रेंट रखोगे? या फिर ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 साल के बाद कि अब आपका रेंट कितना हो जाएगा 22,000 पर मंथ? क्यों? इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तो आप अपना रेंट क्यों नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाओगे। तो क्या फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही? नहीं, फिक्स कॉस्ट भी क्या हुई है? चेंज हुई है। तो ये तीनों की कमियां हैं। ये तीनों हमने क्या देखी थी? ये तीनों हमने CVP एनालिसिस की अजम्पशन में चेक किया था। ये तीनों अजम्पशन है, यही तीनों आगे जाके कमियां बन गई। देखो कैसे। पहली कमी क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, बट ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। रीज़न क्या है कि अगर रॉ मटेरियल को बल्क में परचेज किया गया तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्लूड है। फिर है सेलिंग प्राइस में बी लोअर एट हाई वॉल्यूम। अगर हम बल्क में क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे यहाँ पर तो कॉस्ट कम आ रही थी। क्यों? क्योंकि अगर हमने बल्क में परचेज किया तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अब हम यूनिट का प्रोडक्शन करके अब इस मार्कर को बनाकर अगर हम बल्क में सेल करेंगे तो क्या हम सेलिंग डिस्काउंट नहीं देंगे? सेलिंग प्राइस में भी लोअर, सेलिंग प्राइस कम हो सकती है एट हाई वॉल्यूम पर। अगर हम एक मार्कर को सेल कर रहे थे, इस मार्कर को अगर सिंगल मार्कर सेल करते हैं तो 50 रुपीज़ का है, बट अगर हम इन मार्कर को बल्क में सेल करते हैं, अगर सामने वाला पर्सन बल्क में मार्कर को परचेज करता है तो हम बोलते हैं कि हम आपको 45 रुपीज़ पर मार्कर पे आपको सेल कर देंगे। तो क्या 5 रुपये का फ़र्क नहीं हुआ? तो सेलिंग प्राइस कांस्टेंट कहाँ से हुई? नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है कि फिक्स कॉस्ट मे नॉट रिमेन स्टेटिक एट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था, मान लो हमने फैक्ट्री रेंट पर ले रखी है और रेंट कितना है 50,000 पर मंथ है। अब ये 50,000 पर यूनिट है। मान लो हम 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी? फिक्स पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये। 50,000 डिवाइड बाई 5,000 इक्वल टू 10 रुपये। अगर हम इसी 50,000 के रेंट पर अगले मंथ हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, अब आप बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 5 रुपये। तो क्या कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ? इसने बोला था फिक्स कॉस्ट में बी रिमेनिंग स्टेटिक एट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो एग्जांपल डेप्रिसिएशन का लिया हमने, वो भी बताऊंगी आपको। रेंट में देखो फिक्स कॉस्ट 50,000 यहाँ है इस पर और यहाँ पर भी 50,000 है, पर क्या टोटल कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हुई? हुई है चेंज। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या रहता है? कंटिन्यू रहेगा। मान लो चाहे 5,000 की यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, डेप्रिसिएशन पर एनम फिक्स है कि मान लो 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा।
तो 10,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो तो फिक्स है, चाहे आप कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन करो। आप 5,000 की बजाय 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या फिक्स कॉस्ट कम नहीं आएगी पर यूनिट? आएगी, 100% आएगी। और फिक्स कॉस्ट अगर टोटलिटी में देखें ना तो भी क्या रहेगी? चेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो हम रेंट पे कर रहे हैं 50,000, 2 साल बाद में तो उस फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसका मालिक बोलेगा मेरे को 50 नहीं 52,000 रेंट चाहिए। तो क्या फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी है? टोटलिटी में बढ़ी है। तो ये सब क्या है? ये तीनों इसकी कमियां हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रहती, सेलिंग प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं रहती, और फिक्स कॉस्ट भी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है एक लेवल के बाद। अब हम देखते हैं कि बीईपी का मीनिंग क्या है। बीईपी आप सबको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, यानी कंपनी की टोटल अर्निंग टोटल एक्सपेंस के बराबर है। जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्चा भी कर रहे हैं। ये कंपनी ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। लेकिन अगर आप बीईपी पॉइंट से ज़्यादा सेल करते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि मान लो देखो, हमने इस पॉइंट को बीईपी पॉइंट बता दिया, यानी यहाँ पर ना तो प्रॉफिट है कंपनी को ना ही लॉस है। अगर इस लेवल से ज़्यादा यूनिट का सेल किया जाएगा तो क्या कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा? 100%। बीईपी लेवल से ऊपर जितने भी यूनिट का आप सेल कर रहे हो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट कहलाता है। तो बीईपी का मीनिंग क्या है? मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बीईपी को अपन और किस नाम से जानते हैं? नो प्रॉफिट पॉइंट और जीरो लॉस पॉइंट, एक ही मतलब है। नो प्रॉफिट यानी कोई प्रॉफिट नहीं है, यानी इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर है। जीरो लॉस पॉइंट, लॉस नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। यानी टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? टोटल एक्सपेंस के बराबर है। आपको देखने में बिल्कुल ईजी लग रहे हैं, लेकिन कई बार क्या है, अपन पेपर के प्रेशर में क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ध्यान से देखना। तो देखो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होती है। मैंने क्या लिख दिया? ये कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है। देखो, सेल्स में से सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन बचता है। अगर मान लो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, सेल्स है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये, तो कितना बच गया? 8 रुपये क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन बच गया। और कंट्रीब्यूशन मैंने क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट के बराबर है। मान लो 8 रुपये क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल क्या होगी? कंट्रीब्यूशन। और 8 रुपये ही मेरी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। 8 रुपये ही सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो क्या बच गया? प्रॉफिट बचना था, लेकिन प्रॉफिट क्या बचा? जीरो बचा। यहाँ पर प्रॉफिट क्या बचा? जीरो। प्रॉफिट जीरो कहाँ है? देखो, प्रॉफिट इज जीरो। अगर नो प्रॉफिट पॉइंट, कोई प्रॉफिट नहीं है, जीरो प्रॉफिट है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर है। सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी 8 रुपये है, इज इक्वल टू जीरो। क्या बचना था? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो जीरो है। इट मीन्स हमारी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों क्या है? इक्वल है। तो कई बार ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन बीईपी पॉइंट में, ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। इसको बीईपी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम के बराबर है। बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंस बना हुआ है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, जितनी इनकम है उतने ही एक्सपेंस है। क्रिटिकल पॉइंट है, इनको क्या है? ये नाम दिया गया है क्रिटिकल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये सब क्या है? ये सब बीईपी पॉइंट के ही दूसरे नाम है। अब हम इस बीईपी पॉइंट के क्या देखते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ लिमिटेशन देखते हैं। अब देखते हैं अपन अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के क्या देखते हैं? कुछ अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन को आप ध्यान से देखना, अपने पास 8 अजम्पशन है। सबसे पहले क्या है? टोटल कॉस्ट को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। ब्रेक इवन एनालिसिस की कुछ अजम्पशन है, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस कुछ पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, कुछ करेक्ट्स निकलता है। तो उसका करेक्ट्स ये है, ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रपोर्शनेट वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, प्रोपोर्शनेट रहेगी। किसके प्रोपोर्शनेट, प्रोडक्शन के। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। कौन सी पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए दो कंसेप्ट हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन टोटलिटी में क्या रहती है, वो वेरी करती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, बट टोटलिटी में क्या रहती है, वो वेरिएबल यानी चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। इसके भी दो कंसेप्ट हैं। अगर फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट देखा जाए तो वो वेरिएबल होती है, अगर उसको टोटलिटी में देखा जाए तो कांस्टेंट होती है। ये दोनों पॉइंट हम पहले समझ चुके हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये सेम अजम्पशन किसकी है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की भी है। यानी सीवीपी एनालिसिस के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों अजम्पशन वहाँ भी थी। और ये चारों अजम्पशन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट, फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये चारों अजम्पशन सीवीपी एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस दोनों के अंदर सेम है। अब देखो नेक्स्ट, देखो फिफ्थ, टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी रहेगी। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं रहेगा। जिस टेक्नोलॉजी को अभी हमने अडॉप्ट कर रखा है सेम उसी टेक्नोलॉजी को हम क्या रहेंगे, चलते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। नो रोल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कोई रोल नहीं रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि जितनी यूनिट का हम प्रोडक्शन करें उतनी ही यूनिट सेल हो जाए? कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई रेयर चांस ऐसा होता है कि बिजनेस में, कि एक साल के दौरान बिजनेस में जितने यूनिट का प्रोडक्शन किया गया था वो सारी यूनिट सेल हो गई। ऐसा रेयर ही चांस होता है। तो ये अजम्पशन है। नो चेंज इन प्राइस लेवल, ये बोलता है कि प्राइस लेवल में कभी चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डज इफेक्ट, कि वैल्यू कि प्रोडक्शन का सिर्फ, कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालेगा। देखो वॉल्यूम के घटने और बढ़ने से, यानी एक्स्ट्रा यूनिट के, एक यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से या एक यूनिट का कम प्रोडक्शन करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा, और ये ओनली फैक्टर है। ये क्या बोलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये बोलता है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, वो सिर्फ एक चीज़ पर इफेक्ट डालता है, मतलब कॉस्ट का बढ़ना या घटना किसकी वजह से, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो कॉस्ट कम आएगी। सिर्फ ये इस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कॉस्ट का बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने कुछ एजम्पशन देखी हैं। तो इन्हीं एजम्पशन में से अब ब्रेक इवन एनालिसिस की कमियां निकलेंगी। कमी देखो आपके सामने थी, पहली कमी स्टॉक। क्या बिजनेस में कभी स्टॉक नहीं रहता? क्या बिजनेस की ईयर एंडिंग पर जब बिजनेस के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या उस टाइम पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता? होता है। क्यों? क्योंकि जितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया है उतनी यूनिट का सेल नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट के लिए बोल दिया कि वो टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है। टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी। क्या आज जो फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद भी क्या वही फैक्ट्री का रेंट पे करेंगे? नहीं। जो फैक्ट्री की बिल्डिंग का मालिक है वो बोलेगा कि मेरे को तो पहले 50,000 देते थे, आप 52,000 दो पर मंथ। तो टोटलिटी में कभी फिक्स कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रहती, कहने को कह दो चाहिए। अब वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर बोल दिया कि पर यूनिट फिक्स रहती है। अगर रॉ मटेरियल को बल्क में परचेज किया गया तो रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर बल्क में रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। अगर डिस्काउंट मिला तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। तो कांस्टेंट कहाँ से हुई? तो ये सब कमियां हैं। इसमें से देखते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ कमियां हैं। अब कमियां यहीं से निकलेंगे, देखना। पहली कमी है डिवीजन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमने एक झटके में बोल दिया कि हमने टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया कि ये फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। आप कैसे टोटल कॉस्ट को आप किस बेस पर क्लासिफाई कर रहे हो? क्या आप जिस मेथड को अपना करके टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर रहे हो, क्या वो ठीक है? क्या कुछ सेमी वेरिएबल नाम की कोई कॉस्ट नहीं होती? जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, नॉर्मल एग्जांपल,
मोबाइल रिचार्ज में आपका जो पर मंथ का है, मान लो 349 का रिचार्ज है, वो फिक्स है, वो तो फिक्स कॉस्ट में आता है कि उतना तो जियो कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि आपका 3 मंथ का या फिर जितने भी डेज़ का होते हैं वो क्या रहेगा 349 का या जितना भी है वो फिक्स रहता है। अब मान लो हमें एक्स्ट्रा नेट चाहिए, अगर एक्स्ट्रा नेट चाहिए तो आपको उस एक्स्ट्रा नेट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा नेट का प्लान लेने के लिए, प्लान परचेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि एक पर्सन को पर डे कितना नेट चाहिए। मान लो एक पर्सन को पर डे 2.5 GB नेट चाहिए, तो उस रिचार्ज प्लान में मिलता है 1 GB, 1.5 GB उसको एक्स्ट्रा चाहिए, किसी को चाहिए 2.5 GB एक्स्ट्रा, तो वो तो वेरी कर रहा है ना पर्सन टू पर्सन। तो हम टोटल कॉस्ट को किस बेस पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। सेकंड जो लिमिटेशन है वो क्या है, डिफरेंस इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। ये कंसेप्ट कि प्रोडक्शन में और सेल्स में तो डिफरेंस होगा ही होगा, जितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया सेल्स उतनी यूनिट का नहीं हो पाती है, तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक बचेगा। लेकिन ये बोल रहा था कि स्टॉक का कोई रोल नहीं है, तो ये भी कमी है। थर्ड कमी है लेक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की कमी है। यहाँ पर ये अजम्पशन मान के चलता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, बट मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की कमी है। हर सेक्टर के अंदर तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो ये जो मोनोपोली को अपना जहाँ पर मोनोपोली चल रही है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर ओलिगोपोली चल रही है। यानी मार्केट के अंदर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट के किसी सेक्टर के अंदर ओलिगोपोली चल रही है, किसी सेक्टर के अंदर मोनोपोली कंपटीशन है। लीनियर बिहेवियर ऑफ कोस्ट। कोस्ट का क्या बोला गया यहाँ पर, लीनियर बिहेवियर, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। इसने बोल दिया ये लीनियर डिसाइड कर रखे इसने तो कि पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी वेरिएबल कॉस्ट। करे कांस्टेंट कैसे रहेगी? अगर आप बल्क में रॉ मटेरियल को परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट में तो चेंज आएगा। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में तो चेंज होगा ही होगा। तो ये लीनियर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट वाला, ये कॉस्ट वाला कंसेप्ट है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाला। तो ये क्या है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ अजम्पशन है और इन्हीं अजम्पशन में से हमने कुछ लिमिटेशन भी निकाल ली। अब देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी यूजेस। ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज कहाँ करते हैं, उसको एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें चेक करना होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। उस पॉइंट को चेक करने के लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। सेकंड है प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेल कर रहे हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन तो होता है जयपुर के अंदर, लेकिन उसकी सप्लाई क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिटी के अंदर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल, अलग अलग लेवल ऑफ सेल पर जो हम सप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या करेंगे, प्रॉफिट को चेक करेंगे। डिटर्मिनेशन टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट। डिज़ायर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बीईपी एनालिसिस करते हैं। ये डिज़ायर प्रॉफिट कौन सा होता है? डिज़ायर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम अर्न करना चाहते हैं। जैसे हमें प्रॉफिट होता है एनुअली कितने का, 10 लाख का, लेकिन हम कितना चाहते हैं प्रॉफिट अर्न करना, 15 लाख का। तो हम ये देखेंगे कि 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी यूनिट की सेल करनी होगी। तो वो डिटर्मिनेशन किससे होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस से होगा। नेक्स्ट है न्यू सेलिंग प्राइस डिसाइड करने। अगर नई सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, सेल्स किसके बराबर होते हैं, सेल्स इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट है। अपने को नई सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। पहले सेलिंग प्राइस थी 10 रुपये पर यूनिट और कॉस्ट थी 4 रुपये और प्रॉफिट कितना होता था, 6 रुपये। अब क्या बोला गया, नई सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। अब सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करें कि पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हम पूरे मार्केट को एनालाइज करके, टोटल कॉस्ट को एनालाइज करके, प्रॉफिट को, वॉल्यूम को, हर चीज़ का एनालाइज करके ही हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे कि कितनी सेलिंग प्राइस हम निर्धारित करें। एस्टिमेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, अगर एक बार
ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया ना, उससे ऊपर का जो पॉइंट होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यानी अब आप सेफ हो, अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया, उससे ऊपर का जो भी मार्जिन मिलेगा वो क्या होगा, बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। हम क्या चेक करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे चेक करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर चेक करेंगे। कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, जहाँ पर पहले हम रेंट 50,000 देते थे पर मंथ, अब मान लो 52,000 देने लग गए, तो चेक करेंगे कि अगर मान लो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो ब्रेक इवन पॉइंट जिस लेवल पर अचीव हो रहा था उससे ऊपर अचीव होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके चेंज को ब्रेक इवन पॉइंट पर हम चेक करेंगे। इसके लिए किसकी मदद लेनी पड़ेगी, ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद लेनी पड़ेगी। मेक और बाय डिसीजन, अब ये देखना है कि रॉ मटेरियल को परचेज करें या फिर रॉ मटेरियल को हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, रॉ मटेरियल को हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर बाहर से मार्केट से परचेज करें। इसका डिसीजन लेने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस की। हम क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर हमने बाहर से रॉ मटेरियल परचेज किया तो टोटल कॉस्ट कितनी है, उस मटेरियल की प्राइस कितनी है, उस मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाकर हम मार्केट में सेल करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। फिर हम ये देखेंगे कि अगर रॉ मटेरियल को हम खुद प्रोड्यूस करें उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, फिर अगर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट मार्केट में सेल करें बनाकर तो उससे कितनी सेलिंग प्राइस होगी, कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये सब किससे पता चलेगा, ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेल्स मिक्स, हम कितने और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को अपनी सेल्स प्रोडक्ट लाइन में ऐड करेंगे, क्या हम किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को, किसी न्यू प्रोडक्ट को हमारी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करेंगे, कितनी एक्स्ट्रा यूनिट का सेल करेंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद लेते हैं। अब पॉइंट आता है अपने पास कि काफ़ी टाइम से हम ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हैं। अब ये देखो कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है इक्वेशन मेथड, सेकंड क्या है कंट्रीब्यूशन मेथड, और थर्ड क्या है ग्राफिक मेथड। अब तीनों मेथड से हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। सबसे पहला मेथड है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में क्या बोलते हैं, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पर कंपनी की सेल्स प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जितने एक्सपेंस लग रहे हैं और उतनी ही सेल्स है। 10 रुपये फिक्स कॉस्ट के हैं और 10 रुपये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के हैं, और सेल कितने में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स प्राइस के बराबर होगी। ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना था, 0। अब देखो नीचे मैंने क्या लिखा, ये पॉइंट ध्यान रखना। ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। कैसे, देखो ये स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले मान लो सेल्स अपने पास 10 रुपये की, 10 रुपये की सेल्स में से 3 रुपये किसके हैं, वेरिएबल कॉस्ट के। सेल्स माइनस वेरिएबल किसके बराबर है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आया, 7 रुपये का। सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब 7 रुपये ही फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना था, 7 रुपये, और मान लो 7 रुपये ही फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर है, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर है, तो क्या प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो 0 होगा। देखो ये रहा प्रॉफिट 0। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर इक्वेशन मेथड से सोल्व करते हैं, इट मीन्स सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट की वैल्यू सेल्स के बराबर है, तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जहां पर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। सेकंड क्या है, कंट्रीब्यूशन मेथड। अब कंट्रीब्यूशन मेथड के अंदर 2 टूल्स होते हैं। इस मेथड में 2 टूल्स को यूज करके हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला मैंने, कंट्रीब्यूशन मेथड के अंदर 2 टूल को यूज करके हम ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करेंगे। वो 2 टूल्स कौन से हैं वो ध्यान रखने।
पहला तो कंट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी आप बोलते हो पीवी रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीवी रेशो। तो इन दोनों टूल्स को यूज करके, पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन, इन दोनों टूल्स को यूज करके हम बीईपी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब कंट्रीब्यूशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो टोटल कंट्रीब्यूशन और एक होता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। तीसरा मेथड है ग्राफिक मेथड, हम ग्राफिक मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड को, पहले मेथड को डिस्कस किया है, इक्वेशन मेथड को। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू, यानी दो टूल्स को यूज करके, कंट्रीब्यूशन को और दूसरा है पीवी रेशो को, इन दोनों को यूज करके हम बीईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और देन बारी आएगी ग्राफिक मेथड की। अब देखो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड क्या है, कंट्रीब्यूशन मेथड। और कंट्रीब्यूशन मेथड में भी दो टूल्स हैं। कंट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के दो टूल्स हैं, पहला है कंट्रीब्यूशन और दूसरा है पीवी रेशो। पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन को, देन बारी आएगी पीवी रेशो की। तो ये स्लाइड कंट्रीब्यूशन की है। कंट्रीब्यूशन मेथड में सबसे पहले देखो कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कई बार वेरिएबल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट दे रखी हो तो वो भी हम कंसीडर करते हैं। वेरिएबल, मान लो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती और क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, तो हम सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली, अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम ही होती है, बट इन डिटेल इनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आल्सो नोन एज ग्रोस मार्जिन। कई बार इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम ग्रोस मार्जिन भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में से इसको ग्रोस वर्ड क्यों दिया गया, इसको नेट वर्ड क्यों नहीं दिया गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूड की है, अभी तक फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो कंट्रीब्यूशन को हम ग्रोस मार्जिन भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये वर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज ग्रोस मार्जिन। अब देखो, ये 3 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता तो दिए हैं, इन मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बता दिए हैं, बट प्रैक्टिकल अभी देखो। अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू लेस देन है फिक्स कॉस्ट से, अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम है, इट मीन्स लॉस है। मैंने ये पॉइंट आपको समझा दिया था कि अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर है, कि जितना कंट्रीब्यूशन बचा है फिक्स कॉस्ट भी उतनी ही है, तो कंपनी बीईपी पॉइंट पर होगी, ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। जैसे कि हमने देखा था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो कंट्रीब्यूशन बच गया। सेल्स थी 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट थी 3 रुपये, कंट्रीब्यूशन कितना बच गया? 7 रुपये। अब देखो, ये तीनों यहाँ से समझना। मैंने बोला कि फर्स्ट में अगर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है, अगर यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आती है, मान लो सेल्स में से वेरिएबल लेस किया तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दी। अब फिक्स कॉस्ट आती है मान लो 8 रुपये, फिक्स कॉस्ट 8 रुपये आ रही है, तो -1 रुपये क्या लॉस आ गया अपने पास। तो यहाँ क्या बचता है अपने पास? प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। तो ये 1 रुपये क्या आ गया? लॉस आ गया। क्यों आया है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन है कंट्रीब्यूशन से। फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन है कंट्रीब्यूशन से, तो क्या आएगा? लॉस आएगा। मान लो फिक्स कंट्रीब्यूशन जितना आया था 7 रुपये, उतने की ही फिक्स कॉस्ट है, तो क्या आएगा? यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या आ जाएगा? बीईपी पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या है, अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और फिक्स कॉस्ट मान लो आती है 6 रुपये की, तो ये 1 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन है किससे? कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट से, तो क्या बच गया? ये 1 रुपये क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। अब देखो नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज यूजफुल। ये कंसेप्ट कहाँ यूजफुल है, यानी कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कहाँ यूजफुल है, क्यों यूजफुल है? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, वहाँ यूज होता है। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए तो हम इस कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो कंट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब देखो, इसको, इस सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए क्या इस कंट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं किया गया?
किया गया है। फिर क्या है, मेक और बाय डिसीजन। अगर रॉ मटेरियल को परचेज करना है या फिर रॉ मटेरियल को हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके लिए डिसीजन किस बेस पर लेंगे, इस कंट्रीब्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है उस डिसीजन में, इस डिसीजन में। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट। हम सामने हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को हमारी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करेंगे। यानी हमारे सामने 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन रखा है कि कंपनी इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर सकती है। एडिशन प्रोडक्ट है, पहले से प्रोडक्शन चल रहा है, बट उस प्रोडक्ट लाइन में हम एक और प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट, उन तीनों प्रोडक्ट में से हम किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, ये देखने के लिए हम कंट्रीब्यूशन की मदद लेंगे कि मान लो इस प्रोडक्ट में इतनी कॉस्ट आती है, इतनी फिक्स कॉस्ट होगी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऑप्टिमम ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट मिक्स का मैंने एग्जांपल बता ही दिया अभी आपको कि पहले से मान लो हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे सोप साबुन भी बना रहे हैं, शैम्पू भी बना रहे हैं, कोलगेट भी बना रहे हैं और साथ में कोई और प्रोडक्ट जैसे फेस वॉश बना रहे हैं। अब हम किसी एक प्रोडक्ट को और ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की पहले हम कॉस्ट देखेंगे, पहले हम उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट, कॉस्ट, मार्जिन सब कुछ कलेक्ट करेंगे। सब कुछ को एनालाइज करके ही हम क्या डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को ऐड करें या ना करें। तो इन सब के डिसीजन लेने के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, काफ़ी योगदान देते हैं। अब देखो, अब कैलकुलेट करना है अपने को। अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ अपने, क्योंकि अपने को डायरेक्ट ये फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे। कई बार फॉर्मूला ना पूछकर क्या पूछेंगे, अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे अपने से। तो टोटल कॉस्ट कैसे टोटल कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो। टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस किसके बराबर है, कंट्रीब्यूशन के बराबर। ध्यान रखना इन फॉर्मूला को। सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, और तीसरा फॉर्मूला क्या अपने पास, सेल्स इंटू में पीवी रेशियो। नेक्स्ट है, अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो कैसे निकालेंगे, वही सेम है, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स माइनस वेरिएबल। अब बात आ गई पर यूनिट की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेम फॉर्मूला है, बस पर यूनिट की कॉस्ट लेनी है अपने को। फिर है डिफरेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट में। डिफरेंस तो होगा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में। कंट्रीब्यूशन तो यहाँ आ गया, ये रहा कंट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट तो यहाँ जाके कलेक्ट हुआ है, ये देखो नीचे। तो क्या कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में फ़र्क नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं होती, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूड नहीं है, बट प्रॉफिट में से तो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूड है। देखो पहला डिफरेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये फिक्स कॉस्ट भी लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से ना, सॉरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, एक्सक्लूड होगी प्रॉफिट में से। समझ आ गया। पहला कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सॉरी प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट में से ये फिक्स कॉस्ट भी हम एक्सक्लूड करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। तभी तो देखो ये रहा प्रॉफिट निकला, नहीं इधर नहीं, लास्ट स्लाइड में था। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने फिक्स कॉस्ट को लेस किया कि नहीं किया। सेकंड क्या है, कंट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। कंट्रीब्यूशन किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है पूछा जा सकता है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। और प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट कॉस्ट एंड सेल्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है और प्रॉफिट सेल्स और कॉस्ट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्या निकलेगा, प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको प्रॉफिट बोलते हैं। कम से कम बीईपी लेवल तो अचीव करें, बीईपी लेवल से ऊपर जितना भी जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रॉफिट मार्जिन होगा। वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर कर लो, जो भी बचेगा वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या बोलता है कि एक बार फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, इतनी कवर होने के बाद जितने एक्सेस में जाते जाएंगे उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। ये क्या बोलता है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करो,
कंट्रीब्यूशन बोलता है कि पहले ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करो, यानी पहले ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे। देखो आगे, सेकंड अपने पास है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर पीवी रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इस पीवी रेशियो का यूज करके हम कैसे ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो क्या है, उसके बाद ही तो हम पीवी रेशियो के बेस पर ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो पीवी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो या फिर मार्जिनल इनकम परसेंटेज। नाम पूछा जा सकता है। पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन रेशियो। एक और नाम है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, एक्स्ट्रा नाम है मार्जिनल इनकम परसेंटेज रेशियो। ये तीनों किसके नाम है, ये तीनों पीवी रेशियो के नाम है। ध्यान रखना इन तीनों नाम को, क्योंकि कई बार क्या है, पीवी रेशियो नहीं देंगे आपको, आपको दे देंगे मार्जिनल इनकम परसेंटेज कैलकुलेट करो। आप बोलोगे ये क्या बला आ गई, ये इसी का ही नाम है। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो देंगे, बोलोगे ये क्या चीज़ है कंट्रीब्यूशन सेल्स, ये भी पीवी रेशियो है। ये तो पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल ईजी है, कैसे आपको बताऊंगी। और इसके सिर्फ इस वर्ड का ध्यान रखना आप, मार्जिनल इनकम परसेंटेज रेशियो, ठीक है। अब इस पीवी रेशियो का हम यूज कहाँ करते हैं, पहला यूज तो देखो वही है बीईपी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी रेशियो का यूज करेंगे। फिर क्या है, डिजायर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम पीवी रेशियो का यूज करेंगे। डिजायर प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो हम अर्न करना चाहते हैं, जो अर्न नहीं किया बल्कि अर्न करना इन फ्यूचर में चाहते हैं, उसको बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। कितनी क्वांटिटी का सेल करें कि प्रॉफिट सेम लेवल पर बना रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी का सेल करें। मान लो जैसे प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है, तो कितनी क्वांटिटी का हम एक्स्ट्रा सेल करें कि जितना प्रॉफिट हमें पहले हो रहा था उतना ही प्रॉफिट हमें अब भी हो। तो ये किससे डिसाइड होगा, ये पीवी रेशियो से डिसाइड होगा। जितना पीवी रेशियो हाइयर होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना पीवी रेशियो कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, लॉसेबल होगा, कमी होगी, क्योंकि लोअर पीवी रेशियो डिनोट करेगा लेस प्रॉफिट को, हाइयर पीवी रेशियो डिनोट करेगा मोर प्रॉफिट को। तो ये हमने क्या देखा कि पीवी रेशियो का हम यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज तो यही है कि बीईपी पॉइंट को कैलकुलेट करना है, और अपन कर भी क्या कर रहे हैं, अपन बीईपी पॉइंट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड डिसाइड किए थे हमने। पहला इक्वेशन मेथड, दूसरा कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड में 2 टूल्स थे अपने पास, पहला था कंट्रीब्यूशन और दूसरा था हमारे पास पीवी रेशियो। अब इस पहले हम पीवी रेशियो को देख रहे हैं, फिर देखेंगे कि इनके बेस पर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है एक सिंगल पीरियड की, यानी सिर्फ 1 साल के डेटा दे रखी है, उस टाइम पर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, कंट्रीब्यूशन सेल्स, देखो ये आ गया कंट्रीब्यूशन सेल्स, ध्यान रहेगा आपको। पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, ध्यान रहेगा, रटने की जरूरत नहीं। कंट्रीब्यूशन रेशियो ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, ध्यान इस नाम का याद रखना है, मार्जिनल इनकम परसेंटेज रेशियो, ठीक है। अब देखो इनके फॉर्मूला तीनों ध्यान से देखो आप। सबसे पहले है कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला C/S इंटू में 100। C मतलब कंट्रीब्यूशन, S मतलब सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। सेकेंड फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स। आप बोलोगी कितने सारे फॉर्मूले याद रखें। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। एक कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस कंट्रीब्यूशन की जगह क्या यूज कर दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या हार्ड है, क्या अलग है ये। तो C/S इंटू में 100, या फिर C की जगह हम लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। तीसरा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट इंटू में 100। देखो C/S सिर्फ यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर टोटलिटी में डिस्कस किया गया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट इंटू में 100, इससे भी क्या निकलेगा, पीवी रेशियो। एक फॉर्मूला था कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कई बार अपने को ये दिया होता है और बताओ पीवी रेशियो कैलकुलेट करें।
इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो किसके बराबर है, पीवी रेशियो के बराबर। अगर अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 टाइम पीरियड की, तो हम पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन सेल्स, सेल्स में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशियो कहलाएगा। पीवी रेशियो का सेकंड, अगर इंफॉर्मेशन 2 टाइम पीरियड की दी गई है, अगर 2 साल की सेल्स दी गई है और 2 साल के ही प्रॉफिट दे रखे हैं, उस टाइम पर हम पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स में चेंज हुआ है, सेल्स में चेंज होने की वजह से जितना चेंज प्रॉफिट में हुआ है इनटू में 100, क्या निकलेगा? पीवी रेशियो। ये क्या है? ये 2 टाइम पीरियड का है, जब 2 साल की सेल्स हो और 2 ही साल का प्रॉफिट दिया गया। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, यानी बीईपी पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या देखा था? पहला मेथड इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में हमने बीईपी की वैल्यू कैसे डिसाइड की थी? इक्वेशन मेथड में हमने बीईपी की वैल्यू डिसाइड की थी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जहां पर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो जाएंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। वो हमने पहले मेथड यानी इक्वेशन मेथड में देख लिया था। सेकंड मेथड था अपने पास कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड में 2 टूल्स थे, एक तो कंट्रीब्यूशन, दूसरा पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो को हमने डिस्कस करने के बाद अब देखा कि उस कंट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ अमाउंट या इन टर्म ऑफ यूनिट दोनों में कैलकुलेट करते हैं। जैसे पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में और यूनिट दोनों में शो कर सकते हैं। यानी एक ऐसा लेवल भी बता सकते हैं कि भी 4000 रुपए, ऐसे अमाउंट में भी शो कर सकते हैं और उसको यूनिट में भी शो कर सकते हैं। किसको? ब्रेक इवन पॉइंट को। सेकंड क्या है कि क्लियर कट क्या है? डायरेक्शन है। अगर क्लियर कट डायरेक्शन दे रखी है कि आप रुपीज में कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट को या फिर यूनिट में, तो हम वैसे ही करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर कट बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में कैलकुलेट करना है तो रुपये में करोगे, अगर बोले यूनिट में कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट को तो यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है? पर यूनिट इन्फॉर्मेशन। अगर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, अगर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन गिवन है तब क्या करेंगे? तब ब्रेक इवन पॉइंट को हम रुपी और यूनिट दोनों में कैलकुलेट करेंगे। तीसरा है अगर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो किस में कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करेंगे रुपये में। और अगर पीवी रेशियो दे रखा है तो भी रुपये में कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बता दिया है? मैंने ये बताया है कि ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में यानी अमाउंट में और दूसरा है यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम रुपए में कैलकुलेट करें या यूनिट में कैलकुलेट करें। उसके लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा। ये 4 सिचुएशन हो सकती है। इन 4 कंडीशन के अलावा कोई अलग कंडीशन नहीं बन सकती। पहला पॉइंट, या तो क्लियर कट बताएंगे कि रुपए में कैलकुलेट करो या यूनिट में, हम वैसे कैलकुलेट कर देंगे। या फिर मान लो पर यूनिट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर यूनिट सेल दे रखी है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो हम किस में कैलकुलेट करेंगे? तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को रुपए और यूनिट दोनों में कैलकुलेट करेंगे। तीसरा बोला गया था कि मान लो पर यूनिट इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ रुपए में कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को। फोर्थ है कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कब तब कैसे करेंगे? अगर पीवी रेशियो दे रखा हो। अगर पीवी रेशियो दे रखा हो तो ब्रेक इवन पॉइंट को रुपए में कैलकुलेट करेंगे। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। बात आती है अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है किसकी मदद लेकर? कंट्रीब्यूशन की मदद लेकर और पीवी रेशियो की मदद लेकर। अब देखो मैंने बताया था कि बीपी रुपए और अमाउंट दोनों में कैलकुलेट करना है, सॉरी रुपीज और यूनिट में। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट को अमाउंट में यानी रुपए में कैसे कैलकुलेट करें। सेकंड है कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम यूनिट में कैसे कैलकुलेट करें। पहला मेथड देखो, अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है अमाउंट में तो उसको क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज सेल्स बीईपी। और अगर बीईपी कैलकुलेट करना है यूनिट में तो उसको क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी या फिर आउटपुट।
सबसे पहले इसको देखो, ब्रेक इवन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, जहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी। देखो वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही लेस कर देते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही लेस कर दिया, बच गया क्या, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट और लेस कर दो, तो ब्रेक इवन पॉइंट वहां हो जाएगा जहां पर हमें फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। तो ध्यान कैसे रखेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। सेकंड फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। अब बोलोगे आप वही, ये इतने सारे फॉर्मूले याद करें, नहीं, मैंने बोला सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो, ये वाला याद हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, कंफ्यूज नहीं होना। अब इस पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, क्या है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, सी बाई एस इंटू में 100। तो क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो था ना, इसको फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स। पीवी रेशियो की जगह हमने क्या लिख दिया, सी तो नीचे आ जाएगा और एस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट और इंटू में सॉरी कंट्रीब्यूशन इंटू में सेल्स आ जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, इसी फॉर्मूले को देखो, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर यूनिट लिया गया है। देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू में सेल्स पर यूनिट। उसके बाद सेल्स में से मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को लेस कर दो। देखो अपना हम सेल्स करते जा रहे थे, ये पॉइंट बीईपी पॉइंट आ गया था, ब्रेक इवन पॉइंट, इससे आगे का क्या है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो हम टोटल सेल्स में से अगर आगे वाला पॉइंट लेस कर दे, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ये था मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो क्या है कैसे है वो अभी डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही आता है। तो टोटल सेल्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल सेल्स थी, इसमें से आगे का पोर्शन लेस कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस कर दिया, तो बच क्या गया, ब्रेक इवन पॉइंट बच गया। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में कैलकुलेट करना है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इन पॉइंट इन क्वांटिटी, ब्रेक इन पॉइंट इन क्वांटिटी या फिर आउटपुट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये रहा देखो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या निकलेगा, बीईपी इन यूनिट्स में निकलेगा। या फिर सेकंड फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज के अंदर डिवाइड बाई सेलिंग पर यूनिट। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में शो नहीं कर देना, टोटल अमाउंट शो करनी है। ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाई यूनिट तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, यूनिट तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डिवाइड बाई सेलिंग पर यूनिट। तो ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो अमाउंट में कैलकुलेट कर लो या फिर यूनिट में कैलकुलेट कर लो। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड मेथड को कंप्लीट कर दिया। कौन सा मेथड था, सेकंड मेथड था कंट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें कंट्रीब्यूशन मेथड में हमने एक तो कंट्रीब्यूशन की और दूसरी पीवी रेशियो की, इन दोनों की मदद लेकर हमने ब्रेक इवन पॉइंट को डिसाइड कर लिया। अब तीसरा मेथड आ जाएगा ग्राफिक मेथड। अब थर्ड मेथड है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड से बीईपी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी यानी आउटपुट, और यहाँ पर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों, कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर प्लॉट हम शो करेंगे किसको, वॉल्यूम को। अब देखो सबसे पहले देखो वेरिएबल कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, ये वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को मैंने जीरो से क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी और अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो। वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी होती है, रीजन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट होती जाएगी। अगर फैक्ट्री मान लो 10 दिन के लिए बंद है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, रीजन क्या है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो फिक्स कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। फैक्ट्री का रेंट पर मंथ 50,000 है, पे करना पड़ेगा, चाहे फैक्ट्री 10 दिन बंद रहे, चाहे फैक्ट्री पूरे महीने बंद रहे, बट फैक्ट्री रेंट है वो पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो फैक्ट्री, तो मैंने फिक्स कॉस्ट को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती।
फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद पड़ा है 2 महीने से, लेकिन फिर भी रेंट तो पे करना पड़ेगा। फिर देखो फिक्स कॉस्ट हो गया, ये लाइन कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वहां से स्टार्ट होती है जहां से फिक्स कॉस्ट की लाइन स्टार्ट होती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मान लो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी। मान लो फिक्स कॉस्ट है 10,000, टोटल कॉस्ट भी कितनी आई, 10,000। तो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या है, इक्वल है। तो यहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, वहीं से टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट का कर्व कौन सा है, टोटल कॉस्ट का ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसकी है, टोटल कॉस्ट की। अब बारी आती है, देखो फिक्स कॉस्ट शो कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब बारी आती है सेल्स लाइन की शो करने की। सेल्स लाइन कहाँ से शो करेंगे, सेल्स लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। यहाँ से सेल्स लाइन चलते हुए जहां पर टोटल कॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ना, देखो ये रही ऊपर वाली लाइन है टोटल कॉस्ट लाइन, जहां पर सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। इससे नीचे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो गई इस पॉइंट पर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर होगी, ना तो कंपनी को प्रॉफिट और ना ही लॉस है। तो अगर इससे नीचे का लेवल देखा जाए, अगर इससे नीचे का लेवल देखा जाए तो इसको मैंने लिखा है लॉस। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि या तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होती मिलेगी या फिर वेरिएबल कॉस्ट। जब कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही तो क्या है, लॉस हो रहा है। लेकिन आगे मैंने लिखा इधर प्रॉफिट। यहाँ पर देखो सेल्स लाइन अब ऊपर है, किससे, कॉस्ट लाइन से, कॉस्ट लाइन से ऊपर सेल्स लाइन है, यानी सेल्स ज्यादा यूनिट की कर रहे हैं और उससे कम कॉस्ट है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफिक मेथड से समझें तो जहां पर सेल्स लाइन, ये वाली लाइन रेड कलर वाली लाइन, जहां पर सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु को, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इससे नीचे लॉस शो होगा और जैसे जैसे इससे ऊपर बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट शो करता जाएगा। तो ये अपने पास तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हमने किसको कैलकुलेट करने के, ब्रेक इवन पॉइंट को। अब 2-3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, डिजायर प्रॉफिट क्या है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड डिजायर प्रॉफिट। अब इनको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। देखो यहां से लेकर ये टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से एक ऐसा पॉइंट मिला हमें, यहां जाकर उस पॉइंट को नाम दिया गया बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट यहां अचीव हो गया। यानी उतने लेवल, यहां से स्टार्ट की थी सेल और हम सेल करते करते यहां तक पहुंचे ना, तब हमें बीईपी मिला। यानी यहां जाकर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो गए। अगर इतनी अमाउंट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई इतनी यूनिट की सेल करने से, तो इससे एक्सेस में जितनी भी यूनिट सेल की जाएंगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी अब हम सेफ हैं, यानी अब हम सेफ हैं, हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर चुके हैं। जितना भी एक्सेस सेल किया जाएगा उनकी सेलिंग प्राइस, वो टोटल अमाउंट क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। तो ये समझ आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जो पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद जितनी भी एक्सेस सेल की जाएगी उस एक्सेस सेल को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो ये किस चीज का इंडिकेटर है, इंडिकेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। अगर बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इट मीन्स बिजनेस की बेस्ट पोजीशन है। सेकंड है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दैट सेल विच इज अबोव बीईपी, बीईपी से ऊपर की जो सेल है ना उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिड पॉइंट पर हमें बीईपी रेशियो हो गया, उससे आगे की जितनी भी यूनिट की सेल करेंगे उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी हम 3 तरीके से, या तो अमाउंट में कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, यूनिट में कैलकुलेट करो या फिर परसेंटेज में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपए में कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए 2 फॉर्मूला है। सेल्स में से बीईपी को लेस कर दो, टोटल सेल्स थी यहां से यहां तक, इतनी सेल्स में से इस बीईपी को लेस कर दिया, इस पॉइंट को, इतने पॉइंट को लेस कर दिया, आगे क्या बच गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स में से बीईपी को लेस कर दिया यहां तक, इस पॉइंट को, आगे क्या बचा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
एक होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, इससे भी क्या निकलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में निकलेगी। फिर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालनी हो, यहाँ पर ये टोटल सेल्स की वैल्यू है, पर यूनिट नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट नहीं बल्कि टोटल अमाउंट, यूनिट में निकालनी है वैल्यू। अब क्या लेनी है, अब सेल्स लेनी है पर यूनिट और ब्रेक इवन पॉइंट लेना है पर यूनिट। अगर सेल्स में से बीईपी, देखो आप तो बोलोगे सेम फॉर्मूला ऊपर है सेम फॉर्मूला नीचे है, फर्क यहाँ पर यूनिट का है, यहाँ पर रुपए था और यहाँ पर यूनिट है। यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट, इससे क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगी। सेकंड फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इनटू में क्या आएगा, सेल्स पर यूनिट, इससे क्या निकलेगी, इससे निकलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो यही फॉर्मूला, प्रॉफिट पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, C/S, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेल्स प्राइस पर यूनिट, इससे क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर परसेंटेज में या फिर रेशियो में बता रखा हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को या तो परसेंटेज में कैलकुलेट करो या फिर रेशियो में, तो फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा है, ये टोटल अमाउंट का है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा आएगा, जो हमने टोटल अमाउंट में निकाला है वो वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई टोटल सेल्स इनटू में 100। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब है कि इन फ्यूचर हम कितना प्रॉफिट अर्न करने की सोच रहे हैं, कितना हमने टारगेट प्रॉफिट डिसाइड किया गया है, उस टारगेट प्रॉफिट को ही डिसाइड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट बोलते हैं। हम ये सोचते हैं कि एट प्रेजेंट मान लो हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट चाहते हैं और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 10,000 का, एज्यूम करो हमें प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, तो क्या देखना है, देखो हमने टारगेट डिसाइड कर दिया 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, टारगेट डिसाइड कर दिया यानी डिजायर प्रॉफिट कितना डिसाइड कर लिया हमने 50,000 का। इस 50,000 डिजायर प्रॉफिट को या टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितनी यूनिट का सेल करें, ये देखना है। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, कैलकुलेशन किसकी करनी है, सेल्स की कैलकुलेशन करनी है, किसके लिए, डिजायर प्रॉफिट के लिए। इस डिजायर प्रॉफिट को, इस 50,000 को अचीव करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी की सेल करनी पड़ेगी, तो वो सेल निकालनी है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या है, टारगेट प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट मीन्स टारगेट प्रॉफिट। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ डिजायर प्रॉफिट अगर दे रखी है, देखो डिजायर प्रॉफिट की अमाउंट तो दी मिलेगी कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना टारगेट प्रॉफिट हमें चाहिए, तो उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तो निकालनी तो सेल्स है। अगर हमें क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, यानी हमें इतना कमाना है कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो पहले अब आप बोलोगे यहाँ फिक्स कॉस्ट लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं लिखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले यही कॉस्ट कवर होती है। अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट तो उससे पहले ही कवर हो चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, जितना हमें डिजायर प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन में मिलेगा आपको दिया हुआ। या फिर इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन इनटू में क्या आएगा, सेल्स आएगा। अगर रुपए में सेल्स कैलकुलेट करनी हो, अगर यूनिट में सेल कैलकुलेट करनी हो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट सेम रहेगा, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेल प्राइस पर यूनिट आएगा। यहाँ पर यूनिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन टोटल है और सेल्स टोटल है, यहाँ पर यूनिट आएगा। नेक्स्ट है कि अगर डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा हो, अगर यहाँ पर दे रखा था डिजायर प्रॉफिट अमाउंट में, डिजायर प्रॉफिट अमाउंट में दे रखा हो तो सेल्स अमाउंट और रुपीस दोनों में कैलकुलेट कर दे, सॉरी अमाउंट और यूनिट दोनों में। अगर डिजायर प्रॉफिट यूनिट में दे रखा है अपने को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सेल्स को, देखो सेल्स को रुपीज और अमाउंट में, सॉरी अमाउंट और यूनिट में, क्या हो गया मेरे को, डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट इज कैलकुलेट गिवन, सेल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ध्यान रखना है आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से प्रॉफिट पर यूनिट को लेस करेंगे। अगर यूनिट में कैलकुलेट करनी है सेल को तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई ये सेम चीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। इन दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, इतना ही फर्क है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया गया है बस, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस
प्रॉफिट पर यूनिट, और ये भी सेम है, सिर्फ सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या डिस्कस किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिजायर प्रॉफिट अचीव करने के लिए हम कितनी यूनिट्स का सेल करेंगे। अब देखो आगे पॉइंट एक इम्पोर्टेंट, चुप रहो थोड़ी देर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी एंड सेल्स। क्या मतलब है इसका, कि अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज का ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये चेक करना है अपने को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं, एचपीएससी में भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। किसका इफेक्ट चेक करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, किसके ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट पर। अब देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये। अब देखो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपये कहाँ से है, यहाँ तो नहीं शो कर रखा, लेकिन आपको पता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये। 6 माइनस 4, 10 माइनस 6, 4 रुपये। ये 4 के आगे, ये 4 आगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 25,000 यूनिट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी 25,000 यूनिट की अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर 25,000 यूनिट की हम सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर होंगी, जहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ से स्टार्ट, कि अगर मान लो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होगा कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है 1 लाख रुपए, ठीक है, इस फिक्स कॉस्ट सेम था, लेकिन क्या हुई, इंक्रीज होगी 10% से। फिक्स कॉस्ट को 10% से इंक्रीज किया, 10,000 बढ़ गई। 1 लाख का 10% 10,000 रुपये, 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया। अब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी होगी, 1,10,000 होगी, जो पहले कितनी थी, 1 लाख थी। डिवाइड बाई किससे करेंगे, 4 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि हमें तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट 1,10,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो वही सेम है 4 रुपये। ये 4 रुपये सेम क्यों है, क्योंकि ना तो सेलिंग प्राइस में चेंज किया गया और ना ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज किया गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहा 4 रुपये। तो यहाँ पर आया 27,500, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। इतनी यूनिट्स में क्या है, ये यूनिट्स हैं। अगर फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज होगी तो उस टाइम पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आया, 27,500। यहाँ पर कितना था, 25,000। फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से, फिक्स कॉस्ट अगर 10% बढ़ गई तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना बढ़ गया, ब्रेक इवन पॉइंट 25,000 यूनिट से 27,500 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 2500 यूनिट का। इंक्रीज हो गई क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो गया 2500 यूनिट से। तो आप क्या बोलोगे कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लिया हमने, अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज कर रहे हैं हम, सेम परसेंटेज से। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये थी, 10% से कितना निकाला, 10%, 0.6%। पहले कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट, 6 रुपये, इंक्रीज होकर कितनी होगी, 0.6। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 6 रुपये 60 पैसे। अब क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 रुपये थी अब कितनी होगी, 6 रुपये 60 पैसे। अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल तो आज भी वही है 10 रुपये, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी चेंज होगी, 6 रुपये 60 पैसे होगी।
तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला, 3 रुपये 4 पैसे 40 पैसे। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अब क्या है, अब फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, सेकंड कंसेप्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम रहेगी 1 लाख रुपए। 1 लाख डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 3 रुपये 40 पैसे। तो कितनी यूनिट निकली है, 29,412 यूनिट निकली है। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे थे वो यूनिट आ रही थी 25,000। 25,000 यूनिट से कितने पे आ गए, 29,412 यूनिट पे आ गए। अब क्या बोलोगी इस स्टेटमेंट से कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो भी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज, 2500 यूनिट से क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो गया। जब वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हुई तो कितनी यूनिट से, 4,412 यूनिट से क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो इन शॉर्ट में अगर हम लिखें, इन शॉर्ट में इस लाइन को ध्यान रखना, जो ये लाइन मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, लेकिन कई बार क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसा कि मान लो फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज और डिक्रीज, ये मैंने आपको इंक्रीज का बताया, सेम इसी तरीके से डिक्रीज का भी होगा। और मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया एक स्टेटमेंट में कि मान लो फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज होगी। एक स्टेटमेंट में 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं कि मान लो फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 10% से डिक्रीज हो रही है, 12% से डिक्रीज हो रही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट बताओ क्या होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके एग्जाम्पल भी बता दूंगी आपको। अब देखो जो करेक्ट है वो देखो क्या है, चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज होगा। चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, अगर ये डिक्रीज है तो ब्रेक इवन पॉइंट लेवल भी डिक्रीज होगा। ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ी थी तो ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल कितने से बढ़ गया, 2500 यूनिट से बढ़ गया। जहाँ पर 2500 यूनिट पर ब्रेक इवन पॉइंट मिलता था, अब की बार ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हुआ है 27,500 यूनिट पर। तो क्या हुआ, क्या फ़र्क नहीं हुआ, दोनों के अंदर फ़र्क हुआ, 25,000 से 27,500 यूनिट पर आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने पर ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल बढ़ जाएगा और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज होने पर ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट उठता है कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है और फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, तब क्या इफेक्ट होगा। तब का इफेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ब्रेक इवन पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा, तब हम कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे कि पहले लेवल कितना था और आज लेवल कितना है, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन निकालना सेम तरीके से। मैंने दोनों बता दिए, वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेट करके बता दिया और फिक्स कॉस्ट का भी यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया। अब देखो कुछ पॉइंट और, नेक्स्ट क्या है कि अदर कैलकुलेशन रिलेटेड टू बीईपी। हमने बीईपी को कैलकुलेट करना देख लिया था, लेकिन बीईपी से रिलेटेड कुछ अदर कैलकुलेशन है, वो देखो। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है बस आपको। कैपेसिटी बीईपी कैसे कैलकुलेट करनी है, बीईपी इन यूनिट्स डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी, ध्यान रहेगा। देखो कैपेसिटी बीईपी कैलकुलेट करना है तो बीईपी को ऊपर लिखेंगे, बीईपी डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी। अगर यूनिट्स में निकालना है तो यूनिट्स में शो करेंगे और अगर अमाउंट में निकालना है तो अमाउंट में शो करेंगे, इनटू में 100। सेकंड क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाई टोटल सेल्स एक्चुअल सेल्स इनटू में 100। तो ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इनटू में 100। थर्ड क्या है, कंपोजिट बीईपी। कंपोजिट बीईपी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स। क्या फ़र्क है इसमें, सिर्फ पीवी रेशियो को खोल के बताया गया है। तो कंपोजिट बीईपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट साइड में, कंपोजिट बीईपी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन के नीचे सेल्स आएगा, उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। कैश बीईपी कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों को ध्यान रखना। देखो कैश बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट माइनस नॉन कैश एक्सपेंस को लेस कर देंगे उसमें से और डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अगर इनकम बीईपी कैलकुलेट करना है तो ऊपर देखो क्या ऐड करना है, फिक्स कॉस्ट का सेम फिक्स कॉस्ट रहेगा प्लस कैश अर्निंग रिक्वायर्ड फॉर डिविडेंड, डिविडेंड को रिक्वायर्ड करने के लिए जितना कैश अर्न किया गया है उसमें क्या ऐड करेंगे, लोन इंस्टॉलमेंट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, ये वाला नॉन कैश एक्सपेंस, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो यहाँ पे माइनस था, गलती से निशान लगा दिया मैंने प्लस का। तो इनकम बीईपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट प्लस कैश अर्निंग रिक्वायर्ड फॉर डिविडेंड प्लस लोन इंस्टॉलमेंट और माइनस क्या कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस, और डिवाइड बाई किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता कि ब्रेक इवन पॉइंट से ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं। अगर हमें निकालना हो, मान लो बोल दिया गया हो कि कैपेसिटी बीईपी निकालो, तो निकाल लेंगे टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई सॉरी बीईपी डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे हम। ये तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट रेशो, ऊपर क्या आ जाएगा बीईपी, नीचे क्या आ जाएगी सेल्स। इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट वाले को बस एक बार इनसे एक बार इनको देख लेना, इनको व्यू आउट ले लेना, बस काफ़ी है। तो ये अपना टॉपिक कौन सा था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये टॉपिक अपना होता है यहाँ फिनिश। थैंक यू।